दोस्तों, एक एसडीएम साहब होते हैं। वो किसी होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन जैसे ही खाना उनकी टेबल पर आता है, जो खाना एक लेडीज रख रही होती है, जैसे ही उस एसडीएम साहब की नज़र उस लेडीज पर पड़ती है तो उसे देखकर एकदम सनसा रह जाता है। जैसे ही उस लेडीज की नज़र उस एसडीएम साहब पर पड़ती है तो वो भी देखकर उसे एकदम मतलब भावुक सी हो जाती है। एकदम खाना रखकर अंदर होटल के अंदर एक रूम में चली जाती है। जो एसडीएम साहब होते हैं वे भी उठकर तुरंत उसके पीछे पीछे वहीं पर चले जाते हैं। फिर जो एसडीएम साहब होते हैं वो उस लड़की से पूछते हैं, आखिर तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम एक यहाँ पर वेटर का काम कर रही हो? जो फिर उस लड़की ने कहा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट ज़िले की। जो यह लड़की है, इस लड़की का नाम रोहिणी है, और जो यह लड़का है, इस लड़के का नाम राजेश है। राजेश ग्रेजुएशन कर रहा था एक कॉलेज में, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट कॉलेज में। और जो ये लड़की है, ये लड़की वहाँ पर चपरासी की नौकरी कर रही थी, क्योंकि ये ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है और ये कम ही पढ़ी लिखी थी। इसने सिर्फ 10th क्लास किया था, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति इनके माता पिता की कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए एक कॉलेज में जाकर एक चपरासी की नौकरी करने लगती है। इधर जो राजेश है, एक अच्छे खासे परिवार से था, लेकिन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार था। इतना ज़्यादा होशियार था कि उसका फर्स्ट नंबर आता था हर एक। तब से उसने पढ़ाई शुरू की थी। नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक आ गया था। इतना ज़्यादा होशियार लड़का था जो राजेश था। लेकिन राजेश की नज़र जैसे ही उस लड़की पर पड़ती है, जो रोहिणी, जो चपरासीगिरी कर रही थी वहाँ पर, क्योंकि जो फाइल होती है कॉलेज में, किसी टीचर को पकड़ानी होती है तो वो सब वहाँ पर फाइल का काम करती थी। लेकिन जब राजेश देखता है तो उसे देखता का देखता रह जाता है, क्योंकि जो रोहिणी थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जो उसे देखता था देखता रह जाता था, इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन वो ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखती थी। राजेश एक दिन क्या होता है, पानी पीने के लिए जाता है और रास्ते में जो फाइल लेकर वो उसकी क्लास में आ रही थी, तभी राजेश रोहिणी को कहता है कि रोहिणी, तुम बहुत खूबसूरत हो। रोहिणी कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप निकल जाती है। लेकिन अगले दिन फिर राजेश कहता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत अच्छी लगती हो। रोहिणी कहती है कि देखो, आप यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इन सब चीज़ों में अपना ध्यान ना रखिए, क्योंकि ये तो सब ना जाने कितने लोग मुझसे कह चुके हैं कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन राजेश कहता है, मैं उस नज़रिए से नहीं कह रहा जिससे तुम समझ रही हो। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम मुझको बहुत अच्छी लगने लगी हो, और मेरी पढ़ाई भी अब कंप्लीट हो जाएगी, कुछ ही दिन पड़े हैं। मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें ये कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। लेकिन अब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए अब कहीं जाकर मुझे हिम्मत आई है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? तो जो रोहिणी होती है, राजेश को कहती कि देखिए साहब, आप पढ़ाई कर रहे एक बड़े घर से हो, लेकिन मैं एक मामूली, जो मेरे माता पिता है वो एक बहुत गरीब है, और इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ, मैंने पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं की है, इसलिए मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। आप कह रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होगा, तुम्हारे माता पिता भी मुझे नहीं अपना पाएंगे। लेकिन जो राजेश है वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं अपने माँ बाप की सहमति से ही तुमसे शादी करूँगा, अगर आप हाँ कहो तो। जो रोहिणी होती है वो कहती है, वो भी हाँ कर दी, क्योंकि वो भी राजेश को कहीं ना कहीं चाहने लगी थी, क्योंकि सब जो टीचर थे वो उसकी सब तारीफ किया करते थे कि कितना होशियार लड़का है, बड़ा होनहार लड़का है। इस तरह से उसे भी राजेश अच्छा लगता था कि राजेश वाकई में एक होशियार लड़का, क्योंकि जो हर एक टीचर राजेश की बड़ाई करता है, इसीलिए। और राजेश था भी अच्छा। राजेश जाकर अपने गार्जियन से कहता है कि एक लड़की है, एक, लेकिन जो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है,
लेकिन मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत खूबसूरत लड़की है। लेकिन उसके माता पिता कहते बेटा देखो, ये जो गरीब लोग हैं इसी तरह अमीर लड़कों को फंसाते हैं। लेकिन राजेश कहता है वो ऐसी नहीं है पापा, आप एक बार देख लीजिए। उसके पापा कहते कि ठीक है बेटा, चलो अगर आप जिद कर रहे हैं तो चलो ठीक है। जो राजेश है रोहिणी को कहता है कि मेरे माता पिता तुमसे मिलना चाहते हैं, आप मेरे साथ में चलिए। लेकिन रोहिणी कहती है एक बार मैं अपने मम्मी पापा से पूछा उसके बाद ही मैं आपके साथ में चलूँगी। रोहिणी जाती है अपने माता पिता के पास, साथ में राजेश भी जाता है। राजेश उसके माता पिता को देखता है, प्रणाम करता है, उनके पैर छूता है। और रोहिणी जो है फिर सारी बात बताती कि इस तरह से मतलब इसके माता पिता जो है एक बार मुझसे मिलना चाहते हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं जा सकती। उसके मम्मी पापा कहते कि बेटा अगर तुम भी राजेश को चाहती हो तो एक बार जाने में कोई हर्ज नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी लाइफ है, जैसे तुम चाहो जी सकती हो। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जो फैसला इसके माँ बाप लेंगे, चलो तुम मिल जाओ, उसके बाद हम तुम्हें आकर बताते हैं। लेकिन क्योंकि उसके माँ बाप के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, कहीं ये लोग, हम गरीब लोग हैं, हमारी बेटी से शादी कर कर उसका यूज कर कर उसे छोड़ ना दे और फिर हमारी बेटी कहीं की ना रहे। इसलिए वो, क्योंकि राजेश खड़ा था, आगे कुछ नहीं कह पाते, सोच रहे थे एक बार वहाँ से आ जाए उसके बाद ही हम अपनी बेटी से बात करेंगे। लेकिन फिर रोहिणी जाती है, राजेश जाता है अपने माता पिता के पास में लेकर। लेकिन जैसे ही रोहिणी जाती है तो उन्हें एकदम वो बहुत सिंपल, मतलब उसने सिर्फ सूट सलवार पहना रखा था, एक दुपट्टा ओढ़ रखा था। और जब उनके सामने जाती है तो मतलब सिर पर पल्लू रख लेती है। उसके माता पिता जैसे इस लड़की को देखते हैं तो मतलब देखते रह जाते हैं, क्योंकि वो एकदम देवी सी लग रही थी और उन्हें देखते ही एकदम पसंद आ जाती है। वो कितनी संस्कारी लड़की है। अगर कोई और लड़की होती, अगर शायद हम अपनी बेटी की शादी एक अपनी हैसियत के हिसाब से अपने बराबरी के उसमें कर दिए तो शायद वो लड़की हमारी इतनी भी शर्म नहीं करेगी, ना ही तो सर पर पल्लू रखेगी और न ही इस तरह से मतलब एकदम सीधा जवाब देगी। क्योंकि उनकी जो बड़ी बहू थी उन्होंने उसको देख लिया था, क्योंकि वो भी एक बड़े घर से ही थी, वो उनकी कुछ खास इज्जत नहीं किया करती थी। इसलिए उन्हें रोहिणी पसंद आ जाती है राजेश के माता पिता को। और वे कहते कि बेटा हमें तुम्हारी पसंद पर नाज है कि तुमने एक इतनी अच्छी होनहार लड़की को पसंद किया है। वे हाँ कर देते हैं। उधर राजेश जो है रोहिणी को छोड़ने के लिए जाता है और उसके मम्मी पापा से फिर रोहिणी का हाथ मांगता है कि जो मेरे माता पिता हैं वे भी मान गए हैं, आपकी क्या इच्छा है। वो कहते कि जो हम तो चाहते कि हमारी बेटी ने बहुत ज़्यादा कष्ट झेला है, उसे एक अच्छे घर में जाए। लेकिन बेटा हम तुमसे यही कहना चाहेंगे कि हमारी बेटी को कभी कोई कष्ट मत देना, क्योंकि हमारी बेटी ने बहुत कष्ट झेले हैं। वो कहता है कि आप इस बात की चिंता मत कीजिएगा। इस तरह से जो उसके माता पिता है एक सिंपल तरीके से मतलब शादी कर देते हैं। और फिर राजेश जो है एक बड़ी सी पार्टी रखता है, उसके जो माता पिता है एक अच्छे से जो सब मेहमान होते हैं उसमें सबको बुलाया जाता है और शादी बड़ी अच्छे से एंजॉय की जाती है। धीरे धीरे दोनों का समय गुजर रहा था, दोनों अच्छे से रहने लगे थे। लेकिन जो राजेश होता है, जो उसकी भाभी थी राजेश की, वो कुछ रोहिणी से चिढ़ती थी, उसे मतलब बात बात पर टॉर्चर किया करती थी, क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से थी और एक अमीर फैमिली से था। वो राजेश को कहा करती थी, लेकिन राजेश इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देता था, सिर्फ अपने काम से काम रखता था। लेकिन वो अपनी भाभी से बहुत अच्छी तरीके से बोलता है, जबकि वो कहती है कि मेरे साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं, लेकिन वो उसकी बात पे यकीन नहीं करती है। और वो तो सिर्फ अपनी जैसे उसे कहती है, वो भी थोड़ा सा मतलब एक दो बार अपनी भाभी के कहे से रोहिणी को धमका देता है। तो रोहिणी को कहीं ना कहीं शक होने लगता है, कहीं राजेश मतलब जो है अपनी भाभी के साथ में कुछ ऐसा संबंध तो नहीं है, मतलब उसके दिमाग में गलत बात आ जाती है। और वो राजेश को कहती है, राजेश वो जैसे ही ये बात सुनता है कि तुम्हारी जो भाभी है, तुम्हारे दोनों के कुछ संबंध है, क्योंकि
जब वो शॉपिंग किया करती जाती थी तो राजेश को लेकर जाती थी, क्योंकि जो उसका हस्बैंड था बिजनेस में इन्वॉल्व रहता था, मतलब उसे समय नहीं लगता था, इसलिए वो राजेश को भेज दिया करता था। लेकिन उधर रोहिणी शक क्या करती थी, रोहिणी राजेश को कहती है, राजेश मना करता है, मतलब यहाँ तक होता है कि राजेश 1-2 दफ़ा उसने थप्पड़ भी मार दिया था रोहिणी को, लेकिन रोहिणी को ये बात बर्दाश्त नहीं होती है। आए दिन दोनों में झगड़े रहने लगते हैं। एक दिन क्या होता है, रोहिणी वहाँ से चली जाती है, राजेश लेने के लिए भी जाता है, लेकिन रोहिणी वहाँ से नहीं आती। रोहिणी कहती है, अगर तुम अपनी भाभी को मतलब इस तरह से उससे बोलना, मतलब एक तरह से कह रही थी उससे सिर्फ अलग रहना है बस, लेकिन राजेश मानता नहीं है। और जो रोहिणी है वो अपने घर पर रहती है। फिर घर पर रहती है जो राजेश था, राजेश अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने में लग जाता है। फिर एक फार्म निकलता है एसडीएम का, जो एसडीएम होता है वो एसडीएम का फार्म भरता है। वो बहुत ही होनहार लड़का था, उसके पहली ही बार में एसडीएम मतलब फार्म कंप्लीट कर देता है, और उसकी पूरी कुछ ही दिनों में इसकी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाती है, और एक एसडीएम की पोस्ट पर तैनात हो जाता है। और क्या होता है, वो आए दिन मतलब घर कम आया करता है, फिर अपने इसी वजह से कि हमारा रिश्ता शायद फिर दूरी बनाने लगता है अपनी भाभी से, मतलब हर चीज़ के लिए। वो कहता है कि अगर कहता भी था शॉपिंग के लिए, कहता था कि मुझे वक्त नहीं मिलता है भाभी, आप किसी ड्राइवर को लेकर चली जाया करो, क्योंकि मेरा अब वक्त नहीं है इतना कि मैं आपको शॉपिंग के लिए लेके जाऊँ। तो क्या होता है, वो आए दिन जो होता है अपने घर पर कम आने लगता है और बाहर ज़्यादा खाना खाया करता था। एक दिन क्या होता है, वो उसे कुछ काम होता है हैदराबाद, अपने ड्राइवर से कहता है कि चलो वहाँ पर काम है हैदराबाद में। उन्हें वहाँ पर जो काम था उसे काम कर लौट रहे थे, वे करने के बाद उधर जो उसकी पत्नी थी रोहिणी अपने माता पिता के यहाँ पर रहती थी। पहले चपरासी की नौकरी करती थी, लेकिन फिर जो उसके माता पिता तो बेचारे बूढ़े थे, वे ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे। उधर रोहिणी सोच रही थी कि मैं अब क्या काम करूँ। वो क्या करती है, एक होटल में वेटर की जॉब करने लगती है हैदराबाद जाकर। और जैसे वो वहाँ पर जॉब करती है, अच्छे से जॉब करने लगती है, लेकिन जो उधर राजेश था वो एक होटल में आता है खाने के लिए, अपने ड्राइवर से कहता है चलो इस होटल में खाना खाते हैं। ये होटल बहुत ज़्यादा मशहूर है। दोनों की एंट्री हो जाती है और वहाँ पर जो मेनू रखा रहता है उस पर देखते हैं आखिर खाने के लिए क्या है। जो वहाँ के होटल में जो कारीगर थे जो काम कर रहे थे, उन्हें पता चल जाता है कि एक एसडीएम साहब है, उनकी मतलब अच्छे से जो वहाँ पर खाना परोसते हैं उसको बहुत अच्छे से, और कहते हैं कि अच्छे से साफ़ सफाई से एकदम साफ़ सुथरी लड़की वहाँ पर जानी चाहिए। और वहाँ पर वो पहुँच जाती है। दोस्तों, वहाँ पर पहुँचने के बाद में लड़की टेबल पर खाना परोसती है, और परोसने के बाद क्या होता है, जैसे ही एसडीएम साहब होते हैं उसकी नज़र, पहले तो वे अपने फ़ोन पर मंड रहे थे, एसडीएम साहब की नज़र पड़ती है एकदम उस लड़की पर, और उस लड़की की एसडीएम साहब पर दोनों की नज़र जैसे एक दूसरे को पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम सन से रह जाते हैं। लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जो लड़का है वो मतलब देखता का देखता रह जाता है। वो तुरंत खाना रखती है और वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि जो एसडीएम साहब थे उन्होंने सिर्फ दाल रोटी ही ऑर्डर किया था, क्योंकि जो ये बड़े लोग होते हैं ये सिर्फ सादा खाना पसंद करते हैं, ना कि तली भुनी चीज़ें। वो सीधा एकदम एसडीएम साहब होते एकदम उठकर जाते हैं। जो उसका ड्राइवर था वो भी उसके साथ में जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि प्लीज़ आप यहीं पर रुकिए, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। वो तुरंत उसके साथ में जाते हैं, उसके पीछे पीछे, और जो उसे रूम में जाती है वहाँ पर जाकर रोने लगती है। फिर जो राजेश होता है, राजेश कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई, ऐसी क्या मजबूरी रही तुम्हारी जो तुम यहाँ पर आई हो, और यहाँ पर एक वेटर की जॉब कर रही हो इतनी दूर आकर। जो रोहिणी होती है वो रोती रहती है, वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन जो राजेश था वो कहता है मैंने तुम्हें कभी कसूरवार नहीं ठहराया। हाँ, मैं जानता हूँ कोई भी तुम्हारी जगह होती है तो शायद इस तरह शक करती, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही अपनी भाभी के साथ में शॉपिंग करवाने के लिए जाता था। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो,
क्या तुम वो नौकरी नहीं कर सकती थी जो तुम कर रही थी, मतलब एक होटल में काम कर रही हो। वो कहती है कि वहाँ पर कोई और लड़की लग चुकी है, मुझे वहाँ पर कैसे रख लिया था, इसलिए मैं अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था, इसलिए मैं एक होटल में नौकरी कर रही हूँ। उधर जो राजेश होता है अपनी पत्नी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते कि तुमने कभी मेरे पास में आने की कोशिश नहीं की, मैं तुम्हें लेने भी गया था, लेकिन अब मैं एक एसडीएम बन चुका हूँ, एक एसडीएम की पोस्ट पर हूँ, और अब जैसा तुम चाहो, क्योंकि मैं अब अपने पैरों पे खड़ा हूँ, जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम कहोगी कि अलग रहना है तो मैं अलग ही रहूँगा, लेकिन तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि ये भी कुछ जीना है। तुम मुझसे अलग रह रही हो, तुम्हें नहीं पता मैंने कितनी कष्टाई से ये सब सहा है, तुम्हारे बिना रहना सीखा है, लेकिन अब तुम दिख गई हो, अब रहना नहीं रह पाऊँगा। एकदम से जो रोहिणी होती है अपने पति को हक कर लेती है, उसकी कोली भर कर रोने लगती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने तुम पर इस तरह से शक किया। तुम तो एक बहुत अच्छे इंसान हो, यहाँ तक कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता अब मुझे एक बार भी मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि नहीं मेरी इतनी हैसियत थी। उधर राजेश कहता है कोई बात नहीं, चलो अब घर चलते हैं। वो अपने साथ में रोहिणी को ले जाने लगता है। जो वहाँ का मैनेजर था वो कहता है क्या बात हुई है साहब, जो हमारे वेटर है इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं, ये एक लड़की है, गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, यहाँ पर काम कर रही है, कुछ इससे गलती हो गई क्या। वो कहता है जी नहीं, कोई गलती नहीं है, आपको सब बाद में समझ में आ जाएगा। बात ऐसी है, ये मेरी वाइफ है, हम दोनों में झगड़ा हो गया था, तो इसीलिए जो मेरी पत्नी है मुझसे रूठ कर आ गई थी और यहाँ पर काम करने लगी थी। मैनेजर साहब कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, झगड़े तो हर घर में होते हैं, अगर सुबह को भूला शाम को घर आ गया तो उसे भूला नहीं कहते। दोस्तों दोनों अच्छे से रहने लगते हैं। जो राजेश है फिर अपने माता पिता के पास में लेकर जाता है रोहिणी को। रोहिणी उनके पैर छूती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर अपनी जेठानी के भी पैर छूती है और कहती है कि मैंने गलत समझा, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी जेठानी कहती है चलो कोई बात नहीं। फिर वे अच्छे से रहने लगते हैं, एक अच्छी बहू बनकर रहने लगती है, क्योंकि पहले भी रहती थी लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से थोड़ा शक करने लगी थी। दोस्तों ये कहानी हमारी आपको कैसी लगी है प्लीज़ वीडियो को कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और हाँ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।